हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ आपके लिए आपके ही जीवन से जुड़ी कहानियाँ। तो आज की कहानी भी कुछ इस तरह की है। तो कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कहानी को शुरू कर लेते हैं। घर में सास और मैं दोनों अकेले थे। तभी ना जाने सास को क्या हुआ, उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सिर्फ 18 साल की थी और पहली बार इस सिचुएशन में फंसी थी। सास ने भी मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें किसी को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने अपने पति को भी फ़ोन नहीं किया था। लेकिन जब मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तब मैंने अपने पति को फ़ोन मिलाने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाया, सास ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और हल्के से कहने लगी कि तुम्हें किसी को भी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और वह बात मुझे तुमसे अकेले में ही करनी है। बस तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। उनकी सांसें बुरी तरह से उखड़ रही थी। बहुत मुश्किल से ही गहरी सांस बनाते हुए वह मुझसे बात कर रही थी और उन्हें देखकर मेरे पसीने छूट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय मेरी सास को कुछ भी हो जाएगा। उन्होंने जोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था और वह कह रही थी कि मीरा, आज मैं तुम्हें एक अमानत दे रही हूँ और तुम जो मैं कहूँगी वादा करो तुम मेरी बात पूरी करोगी। मैंने हाँ में जवाब दिया। मेरी सास बहुत मुश्किल से ही सांस लेते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक अपनी अमानत दे रही हूँ। तुम मेरी अमानत को मेरे मरने के बाद मेरी साड़ी में छुपा देना और किसी को भी इस बात के बारे में पता ना चले, और ना ही तुम्हारे ससुर को और ना ही तुम्हारे पति को। सास की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इस समय मरने जैसी बातें क्यों कर रही हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो वे अपनी साड़ी में छुपाना चाहती हैं। मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, भगवान के लिए ऐसी बात ना करें। मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं अभी अभी को कॉल करती हूँ। वह आपकी तबीयत सुनकर दौड़े चले आएंगे। आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगी। मेरी सास की आंखों में आंसू बह रहे थे और फिर उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक पतला सा चांदी का तार निकाला और मेरे हाथ पर रखा और कहने लगी, मीरा, ये बहुत कीमती है। यह मैं तुम्हें अपनी अमानत के तौर पर सौंप रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा तुम पर विश्वास है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी। मैं हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। एक छोटा सा चांदी का तार था जिसे मेरी सास ने कहा कि तुम मेरे मरने के बाद इसे मेरी साड़ी में छुपा कर रख देना, और यह काम तुम इतनी चालाकी से करना कि किसी को भी कानो कान खबर ना हो, और मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम क्रियाक्रम खुद अपने हाथों से करना, क्योंकि यह तुम्हारा फ़र्ज़ है। मैंने अपनी सास के मुंह पर हाथ रखा और उनसे कहने लगी, माँ जी, आप क्यों बार बार मरने की बातें कर रही हैं? कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। शायद मौसम का असर है। बहुत ज़्यादा ठंडी बारिश पड़ने की वजह से आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी हम अस्पताल जाएंगे और देखना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास मेरी बात सुनकर अफसोस के साथ मुस्कुराई और कहने लगी कि अब मैं ठीक नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि मेरा अंतिम समय आ गया है। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस तार को मेरी साड़ी में छुपा कर रख दोगी। मैंने अपनी माँ जैसी सास से वादा कर लिया कि मैं उनका हुक्म ज़रूर पूरा करूँगी और यह तार साड़ी में ज़रूर छुपा दूँगी। मेरा वादा करते ही मेरी सास के चेहरे पर सुकून सा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बात ने उन्हें बहुत खुशी पहुँचाई हो। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं एकदम से चीख पड़ी। मैंने जल्दी से अपनी सास को हिलाया डुलाया, उन्हें आवाज़ दी, ज़ोर ज़ोर से उनका नाम भी पुकारा। मैंने उनसे कहा कि माँ जी उठ जाएं, मैं अभी अभय को बुलाती हूँ, हम हॉस्पिटल जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता था। मेरी सास मुझे छोड़कर जा चुकी थी और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? कल तक वह बहुत अच्छी थी, बस आज सुबह ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी और अचानक किस तरह से हम लोगों को छोड़कर चली गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी सास बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि दुनिया धोखे के सिवा कुछ नहीं है, और आज पहली बार मुझे अपने पिता की बात का मतलब समझ में आया था कि किस तरह अचानक की मेरी सास इस दुनिया से चली गई थी। मैं भी अपनी सास से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। हमारे बीच में सास बहू जैसा कुछ भी नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, बल्कि माँ बेटी वाला रिश्ता था। हमारा कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं हुआ। जब से मैं शादी करके घर में आई, उन्होंने मुझे एक माँ की तरह ही प्यार दिया था, और उनके इस तरह से अचानक से हमें छोड़कर चले जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मुझे तो अपना होश भी नहीं रहा था। बहुत देर तक मैं सदमे में ही रही। वह चांदी का तार भी मेरी मुट्ठी में ही दबा रह गया। होश आया तो मैंने अपने पति और ससुर को कॉल किया। दोनों को भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। गिरते पड़ते जल्दी जल्दी घर पहुँचे और डॉक्टर के आने पर पता चला कि वाकई
मेरी सास इस दुनिया से जा चुकी है। घर में हंगामा मच गया। अभय को भी सदमा लगा। जैसे तैसे करके अभय ने खुद को संभाला और सारे रिश्तेदारों को इस बात की खबर दी। फिर मुझे अपनी सास की बात याद आई और मैंने अभय से कहा कि माँ के सारे अंतिम काम मैं खुद अपने हाथों से करना चाहती हूँ। अभय को भी इसमें कोई एतराज़ नहीं हुआ। मैंने जल्दी से सारा सामान मंगवाया और अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी सास को अंतिम विदाई के लिए तैयार किया और फिर सबकी नज़र से छुपाकर उनकी साड़ी के अंदर उस चांदी के तार को मैंने छुपा दिया जो मेरी सास ने बहुत भरोसा करके मुझे सौंपा था। मैं नहीं जानती थी कि यह तार किसका था और मेरी सास ने उसे अपनी साड़ी में रखने के लिए क्यों कहा था। एक छोटी सी चांदी के तार का साड़ी में आखिर क्या काम था, लेकिन इस समय तो मेरी सास की मौत का दुख मुझ पर इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं अपनी सास से किया वादा पूरा कर दिया था। मेरी सास की मौत सुबह के 10 बजे हुई थी और शाम के समय में उनको अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया। मेरा हाल भी वैसा ही था जैसा अभय का। मैंने एक नज़र अपने ससुर पर डाली। वह भी बहुत ज़्यादा गुमसुम से थे। घर में किसी ने भी रात का खाना नहीं खाया था। खाने के नाम पर रिश्तेदार और गली मोहल्लों वालों ने ज़रूर अपने पेट भर लिए थे। बड़ा अजीब दस्तूर है दुनिया का। मैं और मेरे पति गम से निहाल थे और रिश्तेदारों के आगे थाल भर भर के खाना परोसा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गली मोहल्ले वालों का आखिरी खाना हो। ऐसे टूटकर किसी ने खाना खाया था। किसी को भी हमारे दुख का कोई एहसास नहीं था और फिर पेट भरते ही एक एक करके सब लोग चले गए। घर में मैं और मेरा पति और मेरे ससुर बाकी रह गए थे। दोनों बाप बेटे अब एक दूसरे से अपना मुंह छुपाए अपने गम में डूबे हुए थे। मैं सारे दिन की थकी हारी अपने कमरे में पहुंची तो बिस्तर पर जाते ही मेरी आंख लग गई। आंख बंद होते ही मुझे याद आने लगा कि किस तरह से मेरी सास ने मेरे सामने अपनी आंखें बंद की थी। उस समय वह कितनी तकलीफ में थी, जबकि कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। अब अचानक कैसे ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। और फिर चांदी का तार तो मेरे दिमाग में ही घूम रहा था। आखिर तार कहाँ से आया था और मेरी सास ने उसे अपनी साड़ी में क्यों छिड़कवाया था? इसके पीछे क्या मकसद था? मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। किसी अपने का ऐसे अचानक छोड़कर चले जाना इंसान को तोड़ के रख देता है और मैं भी इस समय इसी दर्द से गुजर रही थी। मैं अपनी सास का ऐसे अचानक से चले जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा था कि मैं बाद में अभय को इस बारे में बात करूंगी, लेकिन फिर मुझे अपनी सास की कही बात याद आ गई। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं इस बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। मैं अपनी सास से किए आखिरी वादे को तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी से आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। मेरी सास का प्यार और मोहब्बत भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कमर पर हाथ रखा। शायद अभय कमरे में आ गए थे और मुझे पता नहीं चला था, लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा मेरी तो चीख ही निकल गई। मेरा नाम मीरा है। मेरे एग्ज़ाम करीब थे और मैं बहुत मुश्किल से अपने पेपरों की तैयारी कर रही थी। मुझे किसी ऐसे टीचर की ज़रूरत थी जो मेरी मैथ्स की स्ट्रॉन्ग कर सके। मैं अपनी पहली क्लास से ही मैथ्स में बहुत कम नंबर लेकर पास हुआ करती थी और अब मैं 10वीं में थी। मेरे पिता को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र थी। मेरे पिता चाहते थे कि मैं आगे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूं, लेकिन मेरे नंबर देखकर मेरे पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहते और हमेशा मुझे कहते कि तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। तेरी माँ ने भी पढ़ाई सिखाई लिखाई कुछ नहीं सीखी और लगता है तू भी ऐसे ही रह जाएगी। और फिर पिताजी ने मेरे लिए एक टीचर का इंतज़ाम कर दिया। पिताजी ने बताया कि उनके कोई दोस्त हैं, वे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और काबिल इंसान हैं। पिताजी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और सोचने लगी, चलो अच्छा है, अगर इस बार मैं फ़ेल हो गई तो इसका इल्ज़ाम मेरे सर पर नहीं आएगा, बल्कि फ़ेल होने का पूरा इल्ज़ाम पिताजी के दोस्त यानी उस टीचर पर आएगा। 3 दिन बाद से ही मेरे ट्यूशन वाले सर ने आना शुरू कर दिया। वह अपनी नौकरी से फ्री होने के बाद शाम को 7 बजे हमारे घर आते। मैं पढ़ाई से बहुत ज़्यादा जी चुराती थी, इसलिए मैं रोज़ाना भगवान से प्रार्थना करती कि आज मेरे सर किसी भी तरीके से छुट्टी कर लें और मेरी जान उनसे छूट जाए। लेकिन वह तो एक दिन भी छुट्टी नहीं करते थे और मजबूरी में उनके पढ़ने की वजह से मेरे मैथ में बहुत अच्छी होती जा रही थी। मेरे पेपर बहुत ज़्यादा पास आ गए थे और मेरा मैथ का पेपर इस कदर अच्छा हो गया कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। और जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे सबसे ज़्यादा नंबर मेरे मैथ में ही आए थे और यह सब कुछ मेरे सर की वजह से हुआ था। मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थी और पिताजी ने भी उनका बहुत ज़्यादा एहसान माना था। और इसी खुशी में पिताजी ने उन्हें घर पर दावत पर बुलाया।
जब सर हमारे यहाँ दावत में आए, अचानक से उन्होंने मेरे पिताजी से ऐसी बात कही कि पिताजी भी हक्का बक्का से रह गए। सर ने बहुत मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे दुआएं देने लगे और कहने लगे कि मुझे मीरा बहुत पसंद है, बहुत भोली भाली सीधी सादी बच्ची है और मैं चाहता हूँ कि यह मेरे घर की रौनक बन जाए। मैं सर की बात को समझ नहीं पाई थी, लेकिन पिताजी के चेहरे के रंग ने मुझे सब कुछ समझा दिया था कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। मैं एकदम घबराकर अंदर चली गई और कमरे के दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई और उन दोनों की बातें सुनने लगी। सर पिताजी से कह रहे थे कि मेरे बेटे अभय में कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी करता है और हमारी बेटी मीरा को बहुत खुश रखेगा। सर की बात सुनकर जहाँ पिताजी के चेहरे पर खुशी आई थी, वहीं मेरे पिताजी को मेरी फिक्र भी सताने लगी थी। कहने लगे कि मीरा तो अभी 17 साल की हुई है और उसकी पढ़ाई भी अधूरी है, इतनी जल्दी तो मैं उसकी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। पिताजी की बात सुनकर सर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि पढ़ाई की क्या है, पढ़ाई की फ़िक्र क्या है, मैं हूँ ना, अपनी बहू को मैं खुद पढ़ाऊँगा और तुम जितना चाहो ये उतना ही पढ़ेगी, तुम इस बात से बेफिक्र रहो। सर की बात सुनकर पिताजी सोच में पड़ गए। पिताजी ने सर से थोड़ा समय मांगा। उनके जाने के बाद जब माँ के साथ पिताजी की इस मामले में बात हुई तो वह कहने लगी कि घर बैठे अच्छा रिश्ता मिल रहा है, तुम क्यों हर समय बेटी को पढ़ाने के पीछे लगे रहते हो, तुम्हें कौन सा उससे नौकरी करवानी है, बेहतर यही है कि तुम उसकी शादी कर दो ताकि अपने घर जाकर खुशी रहे। और पढ़ाई का क्या है, वह तो शादी के बाद भी कर लेगी, इसके ससुर करवा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पिताजी ने अजीब सी नज़रों से माँ को देखा और कहने लगे, तू खुद तो पढ़ी लिखी है नहीं, इसलिए तुझे पढ़ाई का मोल नहीं पता। अगर तू पढ़ी लिखी होती तो तुझे पता होता कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी होती है। लेकिन तेरी बात भी ठीक है कि ये शादी के बाद अपने ससुराल में जाकर पढ़ सकती है। और फिर कुछ सोचकर पिताजी ने मेरी मर्जी जाने बिना इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। इस समय मैं सिर्फ 17 साल की थी और इस उम्र में लड़कियों के दिल में शादी को लेकर बहुत सारे सपने होते हैं। और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी कि मेरी पढ़ाई से जान छूट जाएगी। मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मुझे अपनी शादी से भी कोई एतराज़ नहीं था। और वैसे भी पिताजी ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। देखते ही देखते कुछ दिन में मेरा और अभय का रिश्ता पक्का हो गया। हैरत की बात मुझे यह लगी कि मेरी सास मुझे देखने के लिए नहीं आई थी और ना ही मेरी उनकी शादी से पहले कभी मुलाकात भी हुई थी। हमारी शादी वाले दिन भी मेरे ससुर खुद अकेले ही आए थे और कुछ उनके खास दोस्त उनके साथ थे। बस कुछ लोगों की मौजूदगी में ही वह मुझे विदा करके ले गए थे। मुझे अपनी सास के बारे में सिर्फ इतना पता था कि उन्हें ज़्यादा कहीं आना जाना पसंद नहीं है, इसलिए वो सिर्फ घर में रहती हैं। शादी के बाद मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सास ने बहुत ही खुशी के साथ मेरा स्वागत किया और मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया। उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि जैसे भी कोई पुराने ख्यालात वाली औरत हो या फिर घर से बाहर नहीं निकलती हो। वह मुझसे बहुत प्यार से मिली थी और मुझसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश भी हुई थी। मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की। मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। अभय मेरे पास दूल्हा बनकर आया और मुझे देखकर मेरी तारीफ़ करते हुए कहने लगा कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मुझे पिताजी ने बताया था और मैंने तुम्हें बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कह दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पिताजी की पसंद बहुत अच्छी होगी। मुझे अपने पिताजी की पसंद पर पूरा भरोसा था। यह कहकर विकास ने मोहब्बत से मेरे हाथों को पकड़ा और उस पर किस करने लगे। उसके बाद अभय ने मुझे मेरी मुँह दिखाई का गिफ्ट दिया। गिफ्ट देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह एक बहुत ही खूबसूरत हीरे का हार था। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि घर बैठे मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आ गया और मेरे भाग खुल गए। शादी के बाद अभय ने पढ़ाई को लेकर मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। वह बहुत ही प्यार करने वाले आदमी थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। बस एक बात बहुत अजीब थी, मेरी सास ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और मेरी सास और मेरे ससुर के बीच में मुझे कोई खास रिश्ता दिखाई नहीं देता था और ना ही मैंने कभी उन दोनों को बातचीत करते हुए देखा था। उन दोनों को देखकर और ना ही अभय का अपने माता पिता से कोई भी रिश्ता था। वह ज़्यादातर समय मेरे साथ गुजारा करते थे। मेरी सास एक शरीफ औरत थी। उसने मुझ पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि शायद मेरे ससुर ही मेरी सास को पसंद नहीं किया करते थे। और आज फिर वह दिन था जब मेरी सास अचानक यूँ चली गई थी और अब यह चांदी की तार का राज मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन यह राज बनकर ही मेरी सास के साथ चला गया था। मुझे नहीं लगता था कि यह राज मैं कभी जान पाऊंगी। बस इसी उधेड़ बुन में मेरी रात सोते जागते कट रही थी और तभी अचानक मेरी कमर पर किसी ने हाथ रखा
और वह अभय नहीं मेरे ससुर थे। उनको देखकर मैं एकदम से घबरा गई और उठकर बैठ गई और अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए मैंने सर पर पल्लू रखा। मेरे ससुर मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। उनकी आंखें सुर्ख लाल थी। ना जाने वह रोने की वजह से थी या गुस्से से थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी अचानक मुझसे कहने लगी कि ए लड़की, जल्दी से बताओ तुम्हारी सास ने मरते टाइम तुम्हें क्या बताया था। उनको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह सदमे में हैं, बल्कि वह तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैंने हकलाते हुए कहा कि पिताजी, माँ मरते टाइम बहुत गहरी सहरी सांस भर रही थी और उनसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था और ना ही उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया। मैं नहीं जानती कि आप मुझसे कौन सी बात पूछना चाहते हैं। इतना शोर सुनकर अभय भी कमरे में आ गए और अपने पिताजी से पूछने लगे कि क्या हुआ, क्या बात है और आप मीरा पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे ससुर जी अभय से कहने लगे कि मैं सीधी सादी लड़की को शादी करके इसलिए घर में लाया था ताकि अपनी सास से वह राज जान सके, जो राज हम अब तक नहीं उगलवा पाए। लेकिन देखो, तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा चालाक निकली और अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं है, और मैं जानता हूँ कि वह इसे अपना सारा राज बताकर गई होगी। अभय मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, मीरा, क्या तुम्हें माँ ने कुछ बताया है। मैं नहीं जानती थी अभय मुझसे क्या पूछ रहे थे और कौन सा राज जानना चाहते थे। तभी वे मुझसे कहने लगे कि क्या माँ तुम्हें किसी चांदी के तार के बारे में बताया था और वह कहाँ है। अभय की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। अब मैं समझ गई थी कि दोनों बाप बेटे किस तार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी सास से किया वादा भूल नहीं सकती थी और मैंने अभय और अपने ससुर से झूठ बोला कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरे ससुर बहुत गुस्से में होकर कहने लगे, सच सच बताओ, तुम्हें ज़रूर उस तार के बारे में पता होगा, बहुत कीमती है वह। लेकिन मैंने उनके लाख जोर डालने पर भी सासू माँ से किया वादा नहीं तोड़ा। तब अभय ने अपने पिताजी से कहा कि हो सकता है माँ इस हालत में ही ना हो कि उन्होंने मीरा को कुछ बताया हो। यह सुनकर मेरे ससुर गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। पिताजी के बाहर जाने के बाद मैंने अभय से उस तार के बारे में बात की। तब उसने मुझे बताया कि मेरी माँ मेरी अपनी माँ नहीं थी, वह एक सौतेली माँ थी और मेरे पिताजी उनसे कुछ समय पहले ही शादी की थी। वह एक बहुत ही अमीर घराने से थी। पिताजी ने सोचा था कि उनसे शादी करने के बाद उनके दिन पलट जाएंगे और आज हम जिस घर में रहते हैं वह घर भी मेरी सौतेली माँ का ही घर है। मेरे पिताजी ने पैसों के लालच में आकर ही मेरी माँ को झूठे प्यार के जाल में फंसाया और उनसे शादी की। और जब शादी के बाद मेरी माँ को यह सब पता चला तो मेरी माँ ने अपनी जायदाद में से उन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दी। पिताजी उन्हें तलाक देना चाहते थे, लेकिन फिर पता नहीं पिताजी को यह राज पता चला कि माँ के पास एक चांदी का तार है जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत निशान बना है और उस तार से दीवार के पीछे किसी कमरे का दरवाज़ा खुलता है जिसमें माँ की सारे जेवरात और धन दौलत रखी हुई है और वह कमरा इसी घर में मौजूद है। लेकिन मेरी माँ मेरे पिताजी से बहुत नाराज़ थी और उस कमरे का राज कभी नहीं बताया। इसलिए मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी से बात की और मेरी शादी तुमसे करवा दी। पिताजी जानते थे कि तुम बहुत सीधी सादी और भोली भाली लड़की हो और माँ को अपने वश में कर लोगी और उनसे राज उगलवा लोगी। अभय की बात सुनकर मेरा हलक सूखने लगा और मैं पानी पीने लगी। अब मुझे समझ आ रहा था कि कैसे दोनों बाप बेटे मेरे जरिए मेरी सास से उनकी जायदाद ऐंठना चाहते थे, लेकिन मेरी सास को मुझ पर पूरा भरोसा था और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे उस तार के बारे में बताया। वह अपनी जायदाद इन लालची लोगों को नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह तार अपने साथ ही ले गई। कहते हैं लोग मरने के बाद कुछ नहीं ले जाते, लेकिन मेरी सास अपने मरने के साथ साथ अपनी ज़मीन जायदाद, अपना कीमती जेवरात भी ले गई और यह राज उनके साथ दफन हो गया। उस समय के बाद मेरे ससुर बहुत पागल से हो गए। हर तरफ दीवार को टटोल कर देखते कि उन्हें कहीं कोई रास्ता मिल जाए। अभय तो कुछ हद तक ठीक हो गए थे और मेरे साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन ससुर पूरी तरह पागल हो चुके थे। दिन यूं ही गुजर रहे थे। फिर एक दिन मैं घर की सफाई करने लगी और मुझे तभी पुराने सामान में एक डायरी मिली जो मेरी सास की डायरी थी, जिसे पढ़कर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह डायरी मेरी सास ने लिखी थी। उसमें 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 उन्होंने लिखा था कि उनके पास कोई ज़मीन जायदाद, कोई जेवरात और कोई कीमती सामान नहीं है। मैंने सब पहले ही किसी मंदिर को दान दे दिया है ताकि इन लालची लोगों के हाथ कुछ ना लगे, और अगर मैं ये सब पहले ही इन्हें बता देती तो वह मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंक सकते। इसलिए मैंने ये राज राज रखा और एक झूठा ड्रामा रचाया कि मेरे पास ऐसा कोई चांदी का तार है जिससे एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें उसकी सारी जायदाद है, और इसी लालच में बाप और बेटे मेरी सेवा करते रहें और इस तरह से मैं भी इज्जत के साथ इस छत के नीचे आराम से
मरते दम तक रह सकूँगी। रही तार वाली बात, तो वो मेरी माँ की निशानी है, जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा है, जिसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। जब मैंने एक कहानी पढ़ी तो मेरी आंखों में आंसू थे। माँ ने सही किया, जिन लालची लोगों के हाथ अपनी जायदाद नहीं पड़ने दी। उसके बाद से मेरे ससुर बौखलाए से हो गए और दिन रात दीवारों के पास बैठे थपकी लगाते रहते कि शायद उन्हें कोई दरवाज़ा मिल जाए। मैंने भी मरते दम तक किसी से यह राज नहीं खोला। लालच किस हद तक इंसान को पागल बना देता है कि वह अपने ही रिश्तों से दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर एक कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ेगा, और अच्छी लगी तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा।